Hey everyone, thank you for tuning in again. I'm so excited. आज हम पॉडकास्ट में इमरान खान से बात करेंगे. He is a writing specialist and also an upcoming morning show host. वो अपनी PhD resistance poetry में कर रहे हैं and he is also an English professor. उनका काम बहुत notable institutions जैसे कि PNCA, अलहमरा वगैरह में फीचर किया गया है और वो काफ़ी अरसे से ड्रामा, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ पे काम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप प्लीज़ बताइए कि आजकल आप किस राइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच हमारा फॉर इनवाइटिंग मी है. बहुत शुक्रिया तुमने सुबह सुबह मुझे मेरी नींद से जगह और यहाँ ला बिठाया. काम काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ और सेल्फ एक्सकेवेशन के नाम से है. और आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर के कैसे एक इंसान अपने आप को कैसे डिस्कवर कर सकता है, अपने आप को कैसे जान सकता है. और मौला अली की बड़ी खूबसूरत एक सेइंग है कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु. जिसने ख़ुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना. बस थोड़ा सा उस पर सोच रहा हूँ और उसके पैटर्न पे एक स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे थोड़ी सी रीज़न्स हैं. 11-12 साल से पढ़ा रहा हूँ. यूथ से रोज़ का कांटेक्ट है. बच्चों को देखना, मिलना, उनकी साइकी को समझना, परखना, फिर उनके मसाइल, उनके फ़िज़िकल मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, इमोशनल हैं, उन सारे मसाइल को देखना और फिर कहीं कहीं उनको थोड़ा सजेस्ट करना, उनको एडवाइस करना. कहीं वो ख़ुद सजेशन मांग लेते हैं, एडवाइस मांग लेते हैं, कहीं हमें ज़रूरत फ़ील होती है कि हमें इन्हें कुछ बताना चाहिए, समझाना चाहिए. तो लिटरेचर का उस्ताद होने के नाते अच्छा लगता है थोड़ा सा बच्चों को उनके लेवल पे आके उनको थोड़ा उनकी मुश्किलात को समझते हुए समझाने की बात करना अच्छा लगता है. तो वो एक ऐसा मोटिव होता है आपके पीछे जो आपको लिखने पे मजबूर करता है. मुझे याद है कि मैंने जब लिखना शुरू किया था तो वैसे तो 7वीं क्लास में सबसे पहली पोइम लिखी थी. वो मेरा एक दोस्त था, ही वॉज इन लव विद समवन, तो उसने मुझे कहा कि मेरे लिए एक लेटर लिखें. तो क्लास का मॉनिटर था तो उसे लगता था मैं अच्छा लिखूँगा, तो उसके लिए एक लेटर लिखा. तो उसमें पहली दफ़ा मैंने अपनी तरफ से एक थोड़ा रिदमिक सा कुछ वर्ड्स लिखे जो मुझे एक नज़्म या गज़ल या जो भी कह लें वो लगा. तो वहाँ से मुझे ये शौक़ हुआ कि मुझे मज़ीद लिखना चाहिए. और फिर मुझे याद है मेरे एक भाई थे, वो लिखा करते थे और लिख के फेंक दिया करते थे. तो उनकी वो उठा के उनको लिखते लिखते मुझे और आदत पड़ गई कि मुझे लिखना चाहिए ना. तो और उसके बाद जब मैं टीचर बना, आई थिंक MA में मैं थोड़ा सा मिसहैप हुआ एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा. तो उसका इतना वो ऊपर था, वो मेंटली इतना मैं वो हुआ था कि मेरे ख़ुद ब खुद मेरे कलम ने लिखना शुरू कर दिया ना. तो सबसे पहली इंग्लिश की पोएम मैंने तब लिखी. और उसके बाद फिर जब मैं GC में गया तो वहाँ कुछ लिटरेरी सर्कल्स में बैठा, दोस्तों को देखा बड़ा अच्छा लिखते थे, तो वहाँ से भी लिखने का एक जो है वो एलिमेंट है. सो ये सारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जब आप एक माशरे में रह रहे होते हैं और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और उनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर ख़ुद ब खुद आपके अंदर एक इन्वेंट करने का या कुछ लिखने का जो है ना वो ख़्याल आता है. तो मुझे ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं मेरे ऊपर. ये आसपास के लोगों को देख के लिखने का दिल करता है और मुझे हमेशा एक अच्छा कैरेक्टर कोई ना कोई मिल जाता है. सो एक बात मैं और भी यहाँ लिखने के हवाले से करना चाहूँगा. हमारे यहाँ आजकल बहुत सारा होता है कि हम एक ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. सही बात है. हमारा मैं सिर्फ बीइंग अ स्टूडेंट, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ ना मैं, लेकिन एक बीइंग अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि हमें ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए. हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमें इन्फ्लुएंस करने देना चाहिए. हमें जब सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब हमें इन्फ्लुएंस करता है तो ख़ुद ब खुद हमारे अंदर से कोई चीज़ ऐसी निकलती है जो कि फिर एक पूरा एक पैटर्न जो है वो सेट करती है. और उस पैटर्न जो वो पैटर्न सेट होता है वो बहुत जेन्युइन होता है. उसको फॉलो करके जब आप लिखते हैं कुछ तो वो माशरे पे असर भी डालता है, लोगों पे असर डालता है, सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो होनी चाहिए, जो उस वक्त की ज़रूरत होती हैं. सो हमें देख के नहीं लिखना चाहिए, एक दूसरे की तरफ देख के नहीं लिखना चाहिए. वो ये लिख रहा है तो मुझे भी वो लिखना चाहिए, वो ये लिख रहा है तो मुझे भी वो लिखना चाहिए. मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपकी राइटिंग को, क्रिएटिविटी को नीचे ले आती है. देखो क्रिएटिविटी जो है वो एक इन्वेंशन का नाम है, वो आपकी इमेजिनेशन. एस टी कॉलर्स ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ अ सिंथेसाइजिंग पावर. ये प्रोड्यूसिंग पावर है, क्रिएटिव पावर है. तो उस क्रिएटिव पावर को अपना काम करने देना चाहिए.
जब आपके सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है या आपकी सराउंडिंग्स जो हैं जब वो आप पे इम्पैक्ट डालती हैं तो ख़ुद ब खुद आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच में वो चीज़ आती है, आपके जहन में वो चीज़ आती है, आप कुछ फील करते हैं उसके लिए, और फिर आपका इमेजिनेशन जब उस पर रंग भरता है तो फिर एक खूबसूरत क्रिएटिविटी निकल के सामने आती है। तो हमें इस प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए। हमें दूसरों को कॉपी करके इस प्रोसेस को गलत तरीके से, या आप ये कह लें कि इसको रॉन्गली हमें क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें जेन्युइन एक क्रिएटिव आइडिया या क्रिएटिविटी का जो एक एलिमेंट है उसको सामने लाने देना चाहिए। सो इस पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल के क्रिएटिव जो आर्टिस्ट्स हैं उनकी भी ये ज़रूरत है, और ज़रूरत ही नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी हद तक। और जो टीचर्स हैं, लिटरेचर के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि जेन्युइन क्रिएटिविटी जो है वो कैसे सामने आ सकती है। और आपको हर वक्त एक नोटपैड आपके हाथ में होना चाहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो आपको चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, जो चीज़ आपको आप पे असर छोड़ रही है, अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको आप लें और उसको फिर आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू जो है उसको सामने लाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो जेन्युइन चीज़ आपके जहन में आ रही है वो बाहर लाएं लोगों के सामने, ताकि आपकी क्रिएटिविटी का माशरे पे फ़ायदा भी हो। देखिए, आप दुनिया की जितनी बड़ी मूवमेंट्स हमारे आई हैं, आप उनको देखिए। जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो, उन्हें हम उस वक्त का एक मॉडर्न माइंड कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो एक चीज़ चल रही होती है उसको अच्छे से देखते हैं। उनकी आँख जो होती है ना, वो सिर्फ आँख, ज़ाहिर की आँख नहीं होती, वो दिल की आँख से भी देख रहे होते हैं। वो एक चीज़ को देखते हैं, फिर उसको देखने के बाद जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत महसूस होती है वो ऑटोमेटिकली उनमें आती है। वो कोशिश नहीं करते, वो इट कम्स टू देम। वो बिकॉज वो रिपेल करते हैं, वो रिबेल करते हैं उसको, और कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर लाने की कोशिश करें, और वो उस पर काम करते हैं। आप ग्रीक में चले जाएं, जो ग्रीक रेनाइसेंस है उसको आप देखें, उसमें हमारे पास इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, एस्किलस है, यूरोपिडीज़ हैं। बल्कि यूरोपिडीज़ को द मॉडर्न माइंड ऑफ द ग्रीक कहा जाता था। उन्होंने इतना काम किया, बहुत अच्छे से कहते हैं। सोक्रेटिस कभी थिएटर में जाया नहीं करते थे, लेकिन यूरोपिडीज़ का कोई ऐसा प्ले नहीं होता था जिसमें सोक्रेटिस सबसे पहले नहीं जाके बैठते थे। तो वो एक चीज़ थी, मतलब आप खुद सोचें कि सोक्रेटिस कोई टाइम, एक सेकंड वेस्ट किए बगैर उसके थिएटर में जाके बैठ जाता है, जो कि बाकी किसी थिएटर का मुंह नहीं करता। इट मीन्स कि वो कुछ बेहतर लिखता था, वो कुछ ऐसा लिखता था जो सोक्रेटिस को खींच के ले आता था। डिफरेंट लिखते थे। जी बिल्कुल। उसके बाद आप जो हमारा यूरोपियन रेनेसेंस है उसमें चले जाएं, उससे थोड़ा आगे बढ़े आप, हमारे जो आपका इंग्लिश रेनेसेंस है उसकी बात करें। शेक्सपियर है, उसमें आपके पास मार्लो हैं। उन लोगों की राइटिंग्स को देखें, कैसे उन्होंने आसपास का जो उस वक्त का जो सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या ज़रूरत है उसके मुताबिक कैसे लिखा। उससे थोड़ा अर्ली जो है वो चास्टर का वर्क हमारे सामने आता है कि किस तरह से वो मेडिवल एज के जितने भी वो ईवल्स हैं वो उनको किस तरह से शनाख्त करने की कोशिश कर रहा है। उससे आगे निकलें, जो वक्त आगे बढ़ता गया तो जो ज़रूरियात आती गई, आपने जो भी राइटर्स थे उन्होंने उनको अच्छे से देखा, समझा, परखा, और फिर उसके बाद अपनी इमेजिनेशन के ज़ोर पे जो इन्वेंट कर सकते थे वो बेहतर फॉर द सोसाइटी वो उन्होंने किया। एक राइटर जो होता है हमारा, वो बेसिकली वो कहाँ से ले रहा होता है अपनी चीज़ें, कहाँ से ये चीज़ें आ रही होती हैं उसके पास। 3-4 बड़ी चीज़ें हैं जहाँ से राइटर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है और फिर उसको रिप्रोड्यूस कर रहा होता है या क्रिएट कर रहा होता है। उसका अपना लाइफ एक्सपीरियंस होता है, फिर उसकी रीडिंग्स होती हैं, फिर उसकी जो आसपास की एनवायरनमेंट होती है वो होती है, नेचुरल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ये सारी मिल के उस पर एक असर डाल रही होती हैं, और इनमें से जो ज़्यादा क्लिक कर जाता है उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम यू आर इन लव, आपको लग रहा है कि आप मोहब्बत में हैं, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग में जो है ना वो लव जो है वो एलिमेंट ऑफ लव आना शुरू हो जाएगा ना। आप एंगर में हैं तो वो अननोइंगली आपकी वो एंगर जो है आपकी राइटिंग में भी आना। राइटिंग क्या करती है बेसिकली, आपके अनकॉन्शियस को, as a part of the creator. जी, वो आपके अनकॉन्शियस को सामने लाने की कोशिश करती है ना। आप जो कुछ आपके अनकॉन्शियस में चल रहा है, जो आप वैसे नहीं कह पाते सम टाइम, वो राइटिंग में आपके सामने से निकलता रहा है। बल्कि कहा जाता है कि आपकी राइटिंग्स जो हैं वो एक वेंटिलेशन स्पॉट हैं। जैसे आप अपने कमरों में खिड़कियाँ, दरवाजे रखते हैं ना, तो आपके जो दिमाग की जो वेंटिलेशन स्पॉट्स हैं वो आपका इमेजिनेशन है, आपकी राइटिंग्स हैं। वो आपकी जितनी भी अंदर वो गुबार जमा हो रहा होता है ना, जो अंदर आपके रिप्रेस्ड ख्वाहिशात जो होती हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स जो होती हैं, उनको वो बाहर लेके आ रहा होता है। सो मेरे ख्याल में जितने अच्छे अंदाज में हम उसको जगह दे सकते हैं हमें उसे देनी चाहिए।
तो थोड़ा आगे आजकल के मैं सोचता हूँ कि बीइंग टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, या इवन मैं एक बाप भी हूँ, बच्चे हैं मेरे और दोस्त भी हैं, हल्का है बाप भी है, तो मुझे ये लगता है कि एक राइटर जो है ना वो एक सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा वो है, एक टूल एजेंट। है। ही कैन ब्रिंग अ सोशल चेंज ना। तो उसको अपने आप को फिट कर देना चाहिए, अपने सोसाइटी में एक जगह फिट करना चाहिए, और फिर जितने ये बाहर के सारे हैं जो सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद देखना चाहिए, अपने दिमाग को इजाज़त दे, अपने दिल को इजाज़त दे, अपनी इमेजिनेशन को इजाज़त दे कि वो इन्वेंट करे कि किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का, जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल कहाँ से कैसे निकल सकता है। मैं नॉलेज से क्रिएटिविटी को हमेशा हायर पेडेस्टल पे रखता हूँ, और मेरे ख्याल में रखना भी चाहिए। रीज़न क्या होती है कि नॉलेज तो कोई भी हमारा कहीं से भी पढ़ के हासिल कर सकता है, क्रिएटिविटी जो है ना, रिस्पॉन्ड करना, उस नॉलेज को रिस्पॉन्ड करना, जो आसपास की सोशल इन्वायरमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करना, और रिस्पॉन्ड भी इस वे में करना कि कुछ पॉजिटिव सामने आए, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ आए जो सोशल चेंज का रीज़न बने, वो उसको आपको आने देना चाहिए, करने देना चाहिए, और राइटर को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस पर खर्च करनी चाहिए। हम लोगों की जो जिनकी लोगों तक अप्रोच है, जिनकी लोगों के ज़हनों तक अप्रोच है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसे मीडियम्स इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करें अपनी सोसाइटी में, जिससे एक बेहतर चेंज लाया जा सकता हो। मेरे ख़्याल में आजकल जो जब मैं अपने छोटे, मुझे याद है रात को जब मैं बेड पे जाता हूँ तो मेरा बेटा और बेटी दोनों, वो एक इधर और एक इधर, वो दोनों कह रहे होते हैं पापा कहानी सुनाए। क्यों? क्योंकि मैंने उनको आदत डाली है। मुझे याद है हम अपनी दादी से कहानी सुना करते थे, अपने दादा से कहानी सुना करते थे, और वो कहानियाँ हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया करती थी। वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती थी, उस मॉरल कहानियों के अंदर लेसन्स थे। इतने सारे लेसन्स होते थे ना। मुझे, मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मुझे उनकी कुछ बातें ज़िंदगी में हमेशा याद रहती हैं। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि किसी से कोई काम करवाना हो ना, तो उसे, पंजाबी में कहा था, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, उसे अपने दस्तरखान पे ले आओ। जो इंसान आपका नमक खा लेता है ना, बहुत हद तक आपका वफ़ादार हो जाता है, बहुत हद तक। फिर और वो मुझसे कहा करते थे कि मेहमान नवाज़ी बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर तुम्हारे पास कोई मेहमान आ जाए और जेब में पैसे भी ना हो ना, तो किसी से उधार ले लेना, कि मेहमान को खाली नहीं भेजना। और फिर जब कहीं आप किसी जगह पे हों, तो वहाँ जो छोटे लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्यार किया करो, क्योंकि बड़े लोग काम करेंगे तो उनके पीछे गर्ज होगी, छोटे लोग मोहब्बत से काम करते हैं। सो ये उनकी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हमें मतलब जब हम उनके पास बैठा करते थे तो वो छोटी छोटी कहानियों की शक्ल में हमें इस तरह की चीज़ें सिखाया करते थे। ये चीज़ मैंने देखा कि आजकल हमारे में थोड़ी नापैद होती जा रही है, हालांकि इस पर हमें काम करना चाहिए, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। कहते हैं बच्चा 3-4 साल तक, 2-3-4 साल तक जो बच्चा है ना, वो सीख लेता है उसने जो सीखना होता है, बाद में फिर रिफाइनमेंट चल रही होती है। वो जो सीखने का अमल है ना, उस वक्त में बच्चे के करीब रहना, उसको तवज्जो देना, उसको कंपनी देना, और उसमें उसको सिखाना, और सिखाने का बेहतरीन तरीका जो है वो स्टोरी टेलिंग है। लेकिन अब तो स्टोरी टेलिंग रही नहीं है। रही नहीं है। अब चलें, हम बात कुरान से करते हैं। कुरान देखिए, हम सब के लिए एक रहनुमा बुक है, और आने वाले ज़माने तक वो एक खुदा की तरफ से एक बेहतरीन गाइड और रहनुमा है। अल्लाह जब बहुत सारी बातें हमें समझाता है तो हमें कहानियों से समझाता है, पुराने अंबिया की कहानियाँ सुनाता है, बड़े बड़े अच्छे लोगों की कहानियाँ सुनाता है, जैसे हकीम लुकमान हैं, और भी इस तरह के बड़े लोग हैं जिनका कुरान में ज़िक्र मिलता है। फिर अंबिया हैं, कोई 23-24, अब मुझे कमोबेश एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, जितने लोग अंबिया हैं उनकी बातें, उनकी जो उम्मतें हैं उनकी बातें, और उनसे अल्लाह हमें समझाने की कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं इसमें लेसन्स हैं, इनसे सीखने की कोशिश करो। इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की एनेक्डोट्स हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एनेक्डोट्स हैं, और इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं जो हमें कहानियों के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि बेसिकली स्टोरी टेलिंग आई ही इसलिए थी बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ना। अभी हम लिखते भी नहीं थे, और एक वो जो ओरल ट्रेडिशन ऑफ शेयरिंग स्टोरीज़ वो इसीलिए था ताकि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। लेकिन क्योंकि आजकल बचपन से स्टोरी टेलिंग इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, तो हम जो एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो भूलते ही जा रहे हैं। हमारा ऐसा है कि अगर हम प्री हिस्ट्री पे जाएं, प्री लिटरेसी की बात कर लें, प्री लिटरेसी में जब इंसान लिखना नहीं जानता था ना, तो वो बोलना तो जानता था,
और गाना भी जानता था। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास जो हमें फार्म ऑफ लिटरेचर मिलती है, यानर ऑफ लिटरेचर मिलती है, वो भी शायरी मिलती है। हमारे पहले ड्रामा जो पहले ड्रामा है वो भी पोइटिक फॉर्म में हुआ करते थे। तो इंसान ने अपने एक्सपीरियंसेस बेसिकली ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ये क्या है, ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का नाम है। मैंने जो फ़ील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसको मैं कैसे अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर कैसे करता हूँ, वो एक क्रिएटिव राइटिंग होती है। हाँ, सिर्फ उसमें ये होता है कि क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नाम नहीं होता। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नाम नहीं होता, ये अपनी वारदात को थोड़ा विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन आगे बताने की कोई ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा इनोवेट करके बताने की कोशिश की जाती है। और स्टोरी टेलिंग का जो एक तरीका है वो शुरू से प्री लिटरेसी से ये आ रहा है हमारे पास कि लोग अपनी सारी जो एक्सपीरियंसेस होते थे, वो बड़े लोग जो अपने एक्सपीरियंसेस होते थे वो अपने छोटों तक, अपनी अगली नस्ल तक ओरली स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशन से ही पहुँचाया करते थे। और जहाँ तक आज की नस्ल की बात कर रही हो, तो मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो हम अपनी दादी और अपने दादा से कहानी सुना करते थे। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो मैं कोट करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर कोट करता हूँ कि दादी जब कहानी सुना रही होती थी ना और हम कहीं चुप कर जाते थे तो दादी कहती थी जब तक हूँ नहीं करोगे मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। हूँ करो, ताकि मुझे जी। पता चले कि जो मैं सुना रही हूँ तुम लोग सुन रहे हो। तो उन कहानियों से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बुक कुछ बातें हैं और दादी दादे की कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टोरीज़ के थ्रू हम तक पहुंची और हमने उन्हें अपनी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास हिस्सा जो है वो बना लिया। दादी अक्सर हमें कहानियाँ सुनाया करती थीं। उन कहानियों का जो इमेज है, उन कहानियों का जो मॉरल लेसन्स हैं वो आज भी हमारे बाज़गश्त करते हैं, हमारे कानों में, हमारी याद में आज भी हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़, सिर्फ कहानी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी या कहानी से सिर्फ मॉरल लेसन्स नहीं मिलते थे, ख़ास अटैचमेंट मिलती थी अपने बड़ों के साथ। सही बात मतलब जो ही शाम होना शुरू होती थी हम दादी को ढूंढना शुरू कर देते थे। हमें पता होता था कि अब हमें दादी के पास बैठना है और दादी ने हमें कहानी सुनाई। तो वो एक जो अटैचमेंट थी, वो ताल्लुक़ था, रिलेशनशिप रिश्ता बिल्डिंग। था, वो बड़ा खूबसूरत हो जाता था। हमारे यहाँ आजकल वाकई कुछ नापैद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक लिटरेचर का उस्ताद होने के नाते या लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते या थोड़ी सी क्रिएटिव जो एक एलिमेंट है उसके नाते मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना। और मुझे अच्छे से मतलब ये इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ है कि मुझे याद है, अब फ़ातिमा मेरी बेटी है, वो ख़ुद कहानी सुनाना शुरू कर देती है। हालांकि 6 साल की नहीं हुई अभी, पूरी 6 साल की, बट वो हसन मेरे बेटे को पकड़ती है और उसे कहानी सुनाना शुरू कर देती है, ख़ुद से कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कोई अच्छी बात जो उसने मदरसा में सीखी, सच बोलना उसने सीखा, तो वो उसको कहानी की शक्ल में बताने की कोशिश करती है। तो ये है क्रिएटिविटी जो हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल को पहुंचा सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता होता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़े माली वसाइल अच्छे हुए ना, तो फ्यूचर में मैं कोई एक ऐसा कैफ़े बनाना चाहता हूँ जिसमें स्टोरी टेलिंग दिन रात हो, 24 घंटे स्टोरी टेलिंग हो। उसमें कोई एक बंदा बैठा, एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, रेस्टोरेंट नहीं, कैफ़े हो, एक लाइब्रेरी, मेरी अपनी लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो उसमें पढ़ी हूँ, और जिस वक्त मेरे पास वक्त हो मैं ख़ुद स्टोरी टेलिंग करूँ, और जब मेरे पास ना हो तो कोई ऐसा बंदा वहाँ बैठे जो हर वक्त स्टोरी टेलिंग करे। ताकि ये स्टोरी टेलिंग हमारा ये ना आपके दिमाग को थोड़ा खोलती है, आपको पता चलता है चीज़ों का कि अच्छा ये चीज़ है तो इसका पॉसिबल एंड क्या हो सकता है, ये चीज़ है तो इसका पॉसिबल एंड क्या हो सकता है। और जब आप कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं या कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, आप बताते हैं कि इस कैरेक्टर्स की ये खसूसियात हैं, और वक्त के साथ साथ जब वो ऐसे इन खसूसियात पे चलता रहता है तो वो क्या पॉसिबल एंड हो सकता है, वो आपको अपनी लाइफ को समझने में, अपने आसपास के लोगों को समझने में मदद देता है। आपने कभी कोई नावल पढ़ा? हाँ जी, आई एम एन एविड रीडर। मुझे मतलब रीडिंग बहुत पसंद है, बचपन से हॉबी है मेरी। हॉबी है। तो आपने क्या ये नहीं देखा कि जो उन नॉवेल्स के अंदर आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो पढ़ के उनका एनालिसिस करके आपको कुछ, आपकी एक आई ऐसे भी खुलती है, जैसे आपने अभी इस मैगज़ीन में अपने थर्ड आई का एक बात भी की है, तो वो थर्ड आई कौन सी होती है जो आपको इतना वो फोरसाइटेड कर देती है, कैरेक्टर्स समझ के, उन कैरेक्टर्स को समझ के इतनी फोरसाइटेडनेस होती है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी समझना शुरू कर देते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि अगर लिटरेचर का स्टूडेंट होने के बाद आपको मैनर्स नहीं आते, आपको बात करने का अंदाज़ नहीं आता, आपको किसी से डील करने का अंदाज़ नहीं आता, आपको कोई बात समझने और समझाने का फ़न नहीं आता, आपको लोगों को समझना नहीं आता, तो फिर ज़ीरो हैं, आप बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर नहीं हैं। और बिल्कुल वही बात एक स्टूडेंट लिटरेचर के उस्ताद की भी है। अगर उसे लोगों से डील करना नहीं आता, उसने अपनी बात कहनी सुनानी नहीं आती या सुननी नहीं आती, कहनी सुनानी नहीं, सुननी भी,
अच्छा लिटरेचर का उस्ताद जो होता है वो हमेशा बात सुनता भी अच्छे से है और फिर सुनाता भी अच्छे से, बल्कि जो अच्छा सुनता है वही अच्छा वही सुनाता अच्छा है। सुनाता है। जो अच्छा लिसनर नहीं होता ना, वो अच्छा स्पीकर भी नहीं हो सकता। अच्छा स्पीकर होने के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्रिएटिविटी या जो लिटरेचर जो है ये हमें ये सब सिखाता है। और स्टोरी टेलिंग एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे अंदाज में शेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, आप जो आसपास देख रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपने पढ़ा है, इवन उन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी में इनकलकेट करके आप अगली नस्ल तक पहुंचा सकते हैं। आप कौन सा लेसन देना चाह रहे हैं, आप कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ से रोकना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, आप किस इन्वेंशन की बात करना चाह रहे हैं, आप किस क्रिएटिविटी की बात करना चाहते हैं, आप किस रास्ते की बात करना चाहते हैं, आप किस रास्ते से रोकना चाहते हैं, ये सारी बातें आपकी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन सकती हैं। आप बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए बच्चों में वो सारी बातें एटलीस्ट उनके जहन तक पहुंचा सकते हैं एक अच्छे अंदाज में जो कि आप चाहते हैं। मेरे ख्याल में खाली खुली उन्हें झड़कना, उन्हें कहना, वो कोई एक अच्छा अंदाज नहीं होता। बेहतरीन अंदाज ये है कि तरीके से बात की जाए। हाँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमारे यहाँ सिंबल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये पोइट्री में सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। ये जितनी सिमिलीज इस्तेमाल की जाती हैं, इस्तारात इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बेसिकली क्यों होते हैं? ढके छुपे अंदाज में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कैफियत होती है कि बच्चे को पता भी ना चले कि मुझे सरमन दिया जा रहा है, और उसको और जो बात आप उससे कहना चाहते हैं वो कह भी दे। अब आप किसी बच्चे को किसी चीज़ से रोकना चाहेंगे ना, डायरेक्टली कहेंगे, आप थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे ये ना करो, तो वो थोड़ा रिपेल करेगा। और अगर आप उसे बिठाएंगे और कहेंगे आपको पता है, आओ मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था, उसका एक बेटा था, वो बहुत बेवकूफ़ था, बड़ा झगड़ालू था, बड़ा मारपीट करता था, बहुत गंदी आदतें थी। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब उसे ख़ुद हुकूमत संभालना थी। और इन हालात में जब उसने देखा कि अब वो जो मेरी आदतें हैं वो तो यहाँ काम नहीं आएंगी, मुझे तो लोगों से काम भी लेना है, मुझे तो एक मॉडल बन के दिखाना है, मुझे तो लोगों को ये बताना है कि भाई ये करो ये ना करो, और मैं तो वो खुद सब कुछ करता हूँ, तो मैं कैसे समझाऊँगा। तो जब वो इस तरह से आप उसकी एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिखाएंगे ना, तो वो बच्चे पे खुद ब खुद असर डालेगी। वो लर्निंग बिकम्स अ रिवॉर्ड। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं कहना तीनू समझाना नूनू। तो वो आप तरीके से बात समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अच्छी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक औरत आई, उसने कहा कि मेरा बेटा शक्कर बड़ी खाता है, गुड़ शक्कर या कोई मीठा बड़ा खाता है ना, तो आप इसे मना करें। तो आपने कहा अगले दिन आइएगा। तो वो जब अगले दिन आई तो आपने मना कर दिया। तो पूछा सहाबा ने कि आप तो कल भी मना कर सकते थे। मैं कल मैंने खुद खाया हुआ था। तो ये अब सहाबा को समझाने की ज़रूरत थी कि जो काम तुम खुद करते हो उससे ना रोको दूसरों को। मतलब वो सहाबा के लिए एक लेसन बेसिकली देखे सही ना, बात है। उनका तरीका देखे समझाने का, कितने अच्छे अंदाज में समझाया। उस दिन छोड़ दिया, अगले दिन जब कहा है और उन्होंने सवाल किया तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्हें बता दिया कि जो तुम खुद नहीं करते ना, दूसरों को मना ना किया करो, उससे मना करो जिससे तुम खुद मना हो जाते हो। तो ये चीज़ होती है कि आप स्टोरी टेलिंग जो है ये एक बेहतरीन तरीका है अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को कुछ समझाने का, बताने का, सिखाने का बेहतरीन अंदाज है। सो मेरे ख्याल में इस पे काम करना चाहिए। पर आई फील लाइक कि क्योंकि ये लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग बने ही मतलब कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए। और शुरू से हमें मतलब कॉमेडी और स्टोरी टेलिंग बेहतर लगती है बजाय कि कोई डायरेक्टली बात करे। कोविड में जब लोग घर में बंद हो गए थे, ह्यूमन कांटेक्ट मिनिमल था, तो लोग पॉडकास्ट की तरफ और लोग ये बुक्स पढ़ने की तरफ दोबारा से जो है माइल हो गए थे, क्योंकि एक तरह से वो रिविजिटिंग रूट्स ना, क्योंकि वो एक इंस्टिंक्ट ऑलरेडी है। रिविजिटिंग एक वो पास दिया है कि स्टे वेयर एवर यू आर और गो बैक टू योर रीडिंग्स, गो बैक टू योर बुक्स एंड गो बैक टू योर अर्लियर एक्सपीरियंसेस जो कभी पहले तुम लोग क्या करते थे ना। गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर फैमिली एंड गिव टाइम टू योर बुक्स। मुझे कोविड में जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है वो ये है कि आपको वक्त मिला है, अपने लिए मिला है, फैमिली के लिए मिला है, और फिर किताबें पढ़ने का मौका मिला है। किताब हमारा एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है ना। मैं जब लाहौर में अपनी पढ़ाई के लिए गया एमफिल में, तो मेरी जॉब हो गई वहीं पे लेक्चरशिप की ना। तो बिलीव यू मी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पे में से हर महीने 10,000 अपनी किताबों पे ख़र्च करूँगा। और मुझे याद है कि मैं जो ही मेरे पास पे आती थी, मैं अपने एक तो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, और उन स्टूडेंट्स की अब लाइब्रेरी भी उतनी ही रिच है जितनी मेरी है। देखो, सिखाने का ये तरीका होता है। हमने अपने उस्तादों से सीखा। मुझे याद है कि हमारे जो पीर मुर्शिद भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब,
हमने उन्हें देखा दिन रात, उनका पढ़ने का अंदाज़, जब देखो किताब हाथ में है, जब देखो किसी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनके ऑलमोस्ट 21 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ उन्होंने माशाल्लाह, 21 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी कर चुके हैं, एलएलबी कर चुके हैं, और अभी तक वो माशाल्लाह हर वक्त पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे रहते हैं। उनको देख के कि किस तरह से एक इंसान अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकता है एक पॉजिटिव वे में, किताबों से मोहब्बत उनकी देखी, हमारी मोहब्बत बढ़ी, और हमारी मोहब्बत से वो हमारे स्टूडेंट्स तक मुंतकिल हुई। मुझे महीने में जब पे मिलती थी ना, तो मैं सबसे पहले काम क्या करता था, लाहौर में उर्दू बाज़ार में कुछ ओल्ड बुक्स हाउसेज़ हैं, उनके पास बड़ी खूबसूरत पुरानी किताबें मिल जाती हैं। मैं उनके पास जाता था, बेसमेंट में ऐसे लंबी कितारें लगी होती थी। मैं ना अपने कमीज़ उठा के तो ऐसे आराम से आलती पालती मार के बैठ जाता था, और स्टूडेंट से कहता था कि पहले शेल्फ से बुक्स ले आओ, फिर उस शेल्फ से वो बुक्स ले आते थे। मैं उनको एक एक करके छानता रहता था, जो अच्छी लगती थी वो साइड पे रख लेता था, और जब मुझे लगता था ना मेरी 10,000 पूरे हो गए हैं, तो मैं वो किताबें उठा के बाहर से आता था और उसको पैसे देता था, किताबें ले जाता था। और मैंने एक स्टोरी भी शुरू की थी, माई लास्ट 1000, मेरा हर महीने का आखिरी 1000 किताब ले जाता था उन दिनों में। मोहब्बत की बात है ना, जिस जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर फितरत भी चीज़ें कुछ रास्ते ऐसा करना शुरू हो जाता है कि आपको उसके साथ मौका मिलता है आपको। देखो ये सच है, मोहब्बत जिस चीज़ से हो रास्ते निकल आते हैं, लव बिगेट्स लव वाली बात है। आपको अगर मोहब्बत है ना, तो वो वैसे माहौल भी बन जाता है, वैसी चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाती हैं, वैसे वो जो है ना आपके आसपास की चीज़ें जो हैं या आसपास का जो सारे का सारा एनवायरनमेंट है, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो मैं इस तरह से किताबें जमा किया करता था, और वो किताबें अभी अब मेरी लाइब्रेरी में, और मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो एटलीस्ट उन्हें सियासत पे, उन्हें हिस्ट्री पे, तारीख़ पे, लिटरेचर पे, साइकोलॉजी पे, फ़िलासफ़ी पे किताबें कहीं किसी लाइब्रेरी में जाके इकट्ठी नहीं करनी पड़ेंगी। जो बेहतरीन बुक्स हैं वो उनके पास उनके घर में पड़ी होंगी। हमारे दादी के भाई हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। वो ना एक दफ़ा मैं लास्ट टाइम उनसे मिलने के लिए गया था, मैंने कहा दादा जान, नाना जान मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने कहा नाना जान आप तो माशाल्लाह अल्लाह को प्यारे, इसी तरह मैंने कहा, मैं क्या अब तो अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, तो ये इतनी सारी किताबें आपकी मुझे दे जाएँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत नालायक हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास ये किताबें तुम्हारी हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं कोट करना चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए भी, वो ये है कि वो क्या कहते थे, जिन घरों में लाइब्रेरियाँ होती हैं ना, वो ज़िंदा घर होते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने घरों को ज़िंदा रखना चाहिए। जितने ज़िंदा हमारे घर होंगे, उतने ज़िंदा हमारे कैरेक्टर्स होंगे, हमारे बच्चों के कैरेक्टर्स होंगे। और देखो फ़र्ज़ से चेंज आती है। मैं मुआशरा चेंज करने, मतलब मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप मुआशरा चेंज करने की कोशिश करें, मैं इस हक़ में हूँ कि आप ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करें। जब आप ख़ुद को बदलते हैं, ख़ुद ब ख़ुद हर चीज़ बदलना शुरू हो जाती है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लीजिए, अरब की उस ज़िंदगी में, वो उस जाहिलियत की ज़िंदगी में, उस इंतहाई आप कह सकते हैं कि इंतहाई एडवर्स सिचुएशन में एक शख्सियत ने जन्म लिया, और उस एक शख्सियत ने पकड़ के ना सिर्फ अरब को बदल के रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ को बदल के रख दिया। सो शख्सियात से इंसान जो है माहौल बदल जाते हैं, शख्सियात से हमेशा मुआशरे बदल जाते हैं। तो हमें शख्सियत साजी पे काम करना चाहिए। मौला अली उसने फरमाते हैं कि अपनी सोच पाकीज़ा रखो, जैसे कतरों से मिलकर दरिया बनता है, सोचों से मिलके किरदार बनता है, और जितने पाकीज़ा किरदार होते हैं उतनी ही पाकीज़ा एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, माहौल बनता है, सोसाइटी बनती है। तो मेरे ख़्याल में अपने बच्चों के लिए हमें अपने कैरेक्टर को, अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए, और ये किताबें जो हैं ये उसमें बहुत हेल्प करती हैं। और क्रिएटिविटी एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान को हायर लेवल पे लेके जाता है। देखो, क्रिएट करना खुदा की सिफ़त है, और इंसान खुदाई सिफ़ात का परताव है, उसमें खुदा की सिफ़ात का एक झलक नज़र आती है। तो हमें उस झलक को, जो क्रिएटिविटी की झलक है ना, उस पे काम करना चाहिए, और उसको बेहतर अंदाज में सामने लाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट लोगों को फ़ायदा तो हो, हमारी ज़ात का कुछ तो फ़ायदा हो जाए लोगों को। क्या हम ऐसे ही आएंगे खा पी के और दुनिया से चले जाएंगे? यही तो मकसद नहीं है दुनिया में आने का। ये तो फिर जानवर भी पूरा कर लेते हैं, बल्कि वो हमसे बेहतर कभी कभी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। सो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, जब वो आया है तो कुछ करे अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने उस सोसाइटी के लिए जिसमें वो रह रहा है, उसके लिए कुछ करना, कुछ करके जाने का नाम है ज़िंदगी। ऐसे ही आके खा पी के चले जाने का नाम मैं ज़िंदगी नहीं समझता। सो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए हमें। हाँ जी, बिल्कुल, फ्री विल और हायर इंटेलेक्ट इसीलिए ही है, इसीलिए अल्लाह ने हमें दी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने सुबह सुबह इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और इट वाज सो रिफ्रेशिंग टॉकिंग टू यू। हम लाइक आपके पास हमेशा ही बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, और आपसे जब भी मिले, यू हैव लाइक इवन
more elevated ideas than last time. और I guess वो इसीलिए है because you're an avid reader and a writer. यस, थैंक यू सो मच। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू ब्यूटिफाई योरसेल्फ। ख़ुद को डेकोर करना है, ख़ुद को ब्यूटिफाई करना है, अपनी खूबसूरती को ग्रेस में बदलना है। देखो, ब्यूटी वुड एंड सम टाइम सम डे ना। वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि पोप कहता है कि कर्ल्ड और अनकर्ल्ड हेयर वुड गेट ग्रे। ये ग्रे होने ही होने हैं, मतलब खूबसूरती को एक ज़वाल आना ही आना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की ग्रेस को ज़वाल नहीं आता, और इंसान की ग्रेस एक ओवरऑल उसका ऑरा होता है। और वो ऑरा मैंने देखा है कि पढ़ने से, समझने से, सीखने से वो ऑरा बढ़ता रहता है, और उसका असर आपके आसपास के लोगों पे हमेशा रहता है। सो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इसके साथ जिएँ और इसी के साथ दुनिया से निकलें। Thank you so much everyone for tuning in every week. Please next week भी आप ज़रूर podcast देखिएगा, and I really appreciate all your feedback, so don't forget to comment and leave your suggestions.